स्वागत है बच्चों। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग इकाई एक का पार्ट 1 से लेकर 10 तक यानी कि भाग 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिट्टी के प्रकार और उसको कंप्लीट किया था कि मिट्टी 6 प्रकार की होती है। इन सारी चीज़ों का विवरण अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप इसका पिछला सीरीज नहीं देखे हैं, अगर पहली बार आप लोग हैं इस वीडियो पर, तो आप लोग पीछे का जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक, तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मैंने चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। तो उसमें आपको क्या है कि खोजना नहीं पड़ेगा, आपको 1 से लेकर 10 तक का वीडियो ना लाइन से एकदम मिल जाएगा, लाइन बाई लाइन एकदम पढ़ा हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारा यूजफुल चीज़ मिलेगा। आप 9वीं के छात्र हैं, 10वां के हैं, 11 क्लास के, 12 क्लास के, हर चीज़ का, हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का कोई गो सारा वीडियो बना हुआ है, लाइन बाई लाइन, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे बना हुआ है। तो वहाँ से आप जा कर के पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का टोटल पीडीएफ उसमें डाल देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम जिला लिख करके, और पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, यानी कि मिट्टी का प्रयोग हम कई रूपों में करते हैं। तो किन किन रूपों में हम मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन से रूप में मिट्टी चेंज हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में एक विवरण दिया गया है क ख क ख करके। तो चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भूमि उपयोग क्या होता है, क्योंकि भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भूमि उपयोग क्या है। तो सीधी सी बात है कि भूमि मतलब होता है जमीन, उपयोग मतलब होता है उसका प्रयोग करना, ठीक है ना। मानव विविध उद्देश्यों को, विविध उद्देश्य मतलब होता है विभिन्न उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। यानी कि जमीन का प्रयोग हम मनुष्य अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइप से करते हैं, जैसे कि घर बनाना हुआ, खेती करना हुआ, पेड़ लगाना हुआ, पशुओं को चराना हुआ, हर एक काम हम इस मिट्टी पर अलग अलग तरीके से करते हैं। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। अब इन उपयोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन कौन से उपयोग हैं, इनको कौन कौन से वर्ग में रखा गया है, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। जिसमें सबसे पहले आता है वन विस्तार। वन का विस्तार कहाँ पर हुआ है? तो मिट्टी पर हुआ है। पेड़ कहाँ लगाए गए हैं? मिट्टी पर लगाए गए हैं। कृषि अयोग्य बंजर भूमि, अगर कृषि खेती अयोग्य मतलब जो खेती के लायक न हो, बंजर यानी कि वैसी भूमि जिसमें खेती नहीं किया जा सकता है, जिसको अपने भाषा में परती कहते हैं। ना लोग कहता है कि परती पड़ गया है, खेती उती यहाँ पे नहीं हो सकता है, मिट्टी कठोर हो जाएगा, तो वैसी भी भूमि है। तीसरा है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। गैर कृषि कार्य जिसमें कृषि का काम नहीं किया जाए, कोई और काम किया जाए, फैक्ट्री का काम किया जाए, कारखाने लगाए जाए, तो उसको कहेंगे गैर कृषि कार्य। जैसे कि इमारत यानी बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े कंपनी बनाना, सड़क बनाना, उद्योग लगाना, इसको कहते हैं गैर कृषि कार्य। खेती से हटकर जितने भी कार्य होते हैं इन सबको हम लोग कहते हैं गैर कृषि कार्य। तो ये सब भी कहाँ पे होता है? तो मिट्टी पे होता है। अस्थाई चारागाह, अस्थाई देखिए, चारागाह मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पे गैया भैंसिया को चराया जाता है, उसको कहते हैं चारागाह। एक होता है अस्थाई चारागाह, एक होता है अस्थाई चारागाह। अस्थाई चारागाह मतलब जहाँ पे खेती नहीं होगा, वो हमेशा छोड़ दिया गया है कि गैया भैंसिया चरेगी हमारे। एक होता है अस्थाई, जैसे कि मान लीजिए कि
गेहूँ वहूँ कटा गया है, खेत में घास उस जाम गया, तो आप गए अपने भैंसिया को चरा लिए और फिर खेत वाला अपना बाद में अपना फसल रोप दिया, तो वो अस्थायी होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। गोचर भूमि, गो मतलब गाय, चर मतलब चरने वाला है, ऐसे जगह जहाँ पे गैया चरती है। बाग बगीचे यानी कि जरा फुलवारी कहते हैं, और उपवन में संलग्न भूमि, यानी उपवन फुलवारी लगाया जाए, बाग बगीचा जाए, उसमें भी जमीन की यूज हो रहा है। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ हो। वर्तमान परती भूमि, परती वही बंजर भूमि को परती भूमि कहते हैं। वर्तमान परती के अतिरिक्त वह वे परती जहाँ 5 वर्षों से खेती न होगी, यानी परती तो है लेकिन पिछले 5 वर्षों से कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल उसी तरह छोड़ दिया गया है। और शुद्ध बोई गई भूमि, तो भूमि को कई प्रकार से कई हिस्सों में बांट करके अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है भूमि का बदलता स्वरूप। अगला टॉपिक है हमारा भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भारत में भू उपयोग का स्वरूप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2 कबूतर है, उन्हीं का फदफदाने का आवाज आ रहा होगा। यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी में बैठे हुए हैं, और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो बनाने में, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब किया जा सकता है। आइए, भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला है भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। भूमि को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने कारक हैं जो भूमि उपयोग को निर्धारित करते हैं, तो कहेंगे उसके 2 कारक हैं। पहला है भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक, यानी कि मनुष्य के कारण। एक होता है नेचुरल। भौतिक कारणों के अंतर्गत रखा गया है भू आकृति, यानी कि जमीन की आकृति कैसी है, जलवायु, मृदा को सम्मिलित किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला आप कहेंगे भू आकृति, दूसरा जलवायु है और तीसरा मृदा है, यानी कि मिट्टी है। जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है जनसंख्या घनत्व, 2 नंबर पे प्रौद्योगिकी क्षमता, 3 नंबर पे संस्कृति और 4 नंबर पे परंपरा। ये 4 चीज़ें आती है मानवीय कारक के अंतर्गत, तो इन सबको इसमें शामिल किया गया है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। ये तो बिल्कुल आप दिमाग में पहले बैठाइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये टोटल भारत का क्षेत्रफल है, एरिया है। इसका 93% जमीन जो है उसका हम यूज कर रहे हैं, 7% जो जमीन है उसको यूज नहीं किया जा रहा। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत मतलब होता है जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथिया लिया है। आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का आधा जम्मू कश्मीर अपने पास रखा है, आधा जम्मू कश्मीर हमारे पास है। उस आधे जम्मू कश्मीर को भी वो लेना चाहता है, लेकिन इंडिया देता नहीं है। और चीन अधिकृत मतलब हुआ जिसको चीन कब्जा करके रखा है। अब बहुत सारा जमीन है जिसको चीन ने कब्जा करके रखा। हाल फिलहाल जो घटना हुआ था पिछले साल, चीन और आगे बढ़ रहा था इंडिया के जमीन को अपने हथियाने के लिए, जिसका विरोध हुआ। तो जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत और चीन अधिकृत, जिसको कुछ चीन ने हथिया लिया है और कुछ पाकिस्तान ने हथिया लिया। वैसे तो ये दोनों देश हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, हमेशा कुछ ना कुछ फिराक में रहते हैं कि लूट ही लिया जाए। और कश्मीर पर तो आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की कितनी बुरी नज़र रहती है। ये तो चाहता है कि मतलब उसको हम अपने कब्जे में ही रखें, किसी तरह उसको हथिया लें, लेकिन इंडिया देने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले। देखिए बात ये नहीं कि कश्मीर को दे दिया जाएगा तो लोग मान जाएगा,
कश्मीर दे देंगे तो फिर आगे उसके बढ़ेगा, कहेगा ये भी मेरा है, क्योंकि थुथुरलोजी पाकिस्तान पड़ता है। थुथुरलोजी समझते हो ना, थैथराई पड़ता है। तनी मनी दे दो तो और देगा, नहीं लोग कहते हैं कि अंगूठा पकड़ाओ तो मुड़िए पर चढ़ जाइए, तो वही हाल है उसका। थोड़ा सा देंगे तो वो और आगे बढ़ेगा, इसलिए इंडिया उसको बढ़ने ही नहीं देता। एक बार मैं आपको एक घटना बताता हूँ, यहाँ पे मुझे एक घटना याद आती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एक बार वो पाकिस्तान गए थे। नवाज शरीफ उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। तो वहाँ पे किसी सम्मेलन में वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पर एक मीडिया पत्रकार थी, एक औरत थी, बड़ी ही सुंदर थी। उसने कहा वाजपेयी जी से, क्योंकि वाजपेयी जी जो थे वो शादी विवाह नहीं किए थे, अविवाहित थे, तो उनसे वो बोले कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। समझ रहे हैं ना? तो मजाक मजाक में ही बात चला। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ा तेज व्यक्ति थे ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कब हो जाए। तो वो बोली कि आप शादी जब चाहे तब मुझसे कर सकते हैं, लेकिन मुंह दिखावकी में हमें कश्मीर दे दीजिएगा। यानी कि जब हमारा घूंघट उठाइएगा तो क्या दे दीजिएगा? कश्मीर दे दीजिएगा। वाजपेयी जी मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, पूरा कश्मीर दे देंगे, चलिए शादी हो जाए, लेकिन दहेज में आप लोग पूरा पाकिस्तान हमको दे दीजिएगा। उसके बाद सब लोगों का मुंह देखते, मतलब सारे लोगों का मुंह देखने लगे, गजब का दिमाग। बोले ठीक है मुंह दिखावकी में मैं तुम्हें कश्मीर दे दूंगा, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। तो ले लो कश्मीर और पूरा पाकिस्तान दे दो, तो सब तो इधर ही ना आ जाएगा। तो सब लोग शांत हो गए। तो वे थे बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति। तो कश्मीर में जो पाक अधिकृत और चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया, मतलब इसको नहीं इसमें जोड़ा गया। ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ना, इसको इसमें कवर नहीं किया गया है। आगे है, भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। विश्व का अग्रणी देश मतलब होता है जो देश विश्व में इस समय बहुत आगे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं। तो उन देशों में इंडिया का जो स्थान है वो सबसे आगे है। किस मामले में? पशुधन के मामले में। पशुधन मतलब कि गाय भैंस के मामले में। अब खाली गाय भैंस नहीं, और भी पशु हैं। इंडिया में पशुओं ने ज़्यादा होता है, गाय भैंस लोग ज़्यादा रखते हैं, इसीलिए गाय भैंस में बोल देता हूँ। किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यहाँ पे अस्थायी चारागाह के लिए भूमि जो है वो बड़ा ही कम है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब पशु तो है, जानवर तो हैं, लेकिन उनको चरने के लिए, उनके भोजन के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि पशुओं की संख्या अधिक होगी और भोजन की व्यवस्था कम होगी तो समस्या तो पैदा होगी। घर में अगर 10 गो लोग हैं और 5 आदमी का खाना बनता है, तो फिर 5 आदमी तो उपासे न पड़ेगा, उसको खाना तो नहीं न मिलेगा। अब इसी में कोई जबरदस्ती थरथराई बतियाता है, तो जो 5 आदमी का खाना है उसमें से आधा दे देगा, ठीक है दे देगा, पूर्ति तो नहीं ना हो रहा है, पेट उसका भर तो नहीं ना रहा है जिस तरह भरना चाहिए। तो पशुधन में तो आगे है इंडिया, लेकिन चारागाह के मामले में पीछे, उतनी व्यवस्था नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब खराब प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। बहुत सारे परती हैं जो अनुपजाऊ है। अन एक होता है उपजाऊ, जिसमें पेड़ पौधे तेजी से जमते हैं, एक होता है अनुपजाऊ जिसमें पेड़ पौधे नहीं जमते, मतलब कुछ भी नहीं जमेगा, मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2-4 बार बोया जा सकता है। यानी कुछ खेती भी करेंगे तो 2-3 वर्ष में 2-4 बार कुछ जम जाएगा, कुछ खेती कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। तो इस लाइन को याद रखेंगे, भारत में कितने प्रतिशत भूमि है जिस पर खेती किया जा सकता है?
तो मात्र 54% भूमि पर खेती किया जा सकता है। बाकी जितने भी करीब करीब 46% जो बच रहा है जमीन, उस पर खेती नहीं किया जा सकता। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे जमीन में खेती करने की व्यवस्थाएं तो अच्छी है कि वहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर भी बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ज़मीन है जिनमें खेती को अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती होता है। अब ये क्वेश्चन है कि पंजाब के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है, तो आप कहेंगे 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। देखिए वहीं पे पंजाब में 80% खेती हो रहा है। बाप रे, 80% खेत का आप समझते हैं 100% से मान लीजिए, और बाकी राज्य में जाइए 10%। तो कहने का अर्थ खेती वाला जमीन हर जगह नहीं है, खेती हर जगह होता भी नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत ही कम है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर जगह जो खेती की मात्रा है, खेती करने का जो प्रतिशत दर है वो बराबर है। कहीं पे कम है, कहीं पे अधिक है, सब जगह अलग अलग है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। पर्यावरण यानी कि हमारा वातावरण, अगर वातावरण को साफ रखना है, वातावरण को शुद्ध रखना है, तो उसके लिए 33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन कितने प्रतिशत? तो आज के टाइम में मात्र 20% भूमि पर वन है, यानी 13% वन की कमी है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की तो कमी होगी ही। आज देख लीजिए इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। पेड़ पौधे में क्या देते हैं? ऑक्सीजन न देते हैं। हम लोग पेड़ पौधा कम करते जा रहे हैं, खेती पेड़ लगाने को ही मात्रा कम करते जा रहे हैं। सरकार, एक मैं आपको बात बताऊं, आपने भी गौर किया होगा, गांव में सरकार रोड के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाने के लिए पैसा देती है, लगता भी है। पहले तो चोरी होता है, ऊपर का मुखिया उखिया जो लोग होता है, जो भी अधिकारी लोग, उसमें से चुरा लेगा। और लग भी जाएगा कुछ पेड़ तो उसका उखाड़ कर कितना लोग अपने पिछवाड़ा रोप देते हैं, चाहे फेंक देते हैं, भैंस को चरवा देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम अपने पर्सनल फायदा के लिए ना पेड़ों को कम करते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी फायदा के लिए, और इसका परिणाम आज हम पूरी दुनिया भुगत रही है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया भुगत रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस, सबसे ज़्यादा लोग मरने वालों की संख्या यहीं पर तो है। जो फिर है, इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाया गया, पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका, जो पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। ये संकेत क्या है कि एक न एक दिन पर्यावरण इससे विनाश की ओर जाएगा और ये संसार ही बर्बाद हो जाएगा। और हमको तो लग रहा है पता नहीं कितना कितना बीमारी इस समय आ रहा है, कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, ये इतना ना बीमारी आ रहा है कि लग रहा है कि दुनिया इसी में समाप्त हो जाएगी। नहीं, खैर चिंता मत कीजिए। कितना लोग सोचेंगे जब दुनिया समाप्त हो जाएगी तो पढ़ के क्या करेंगे, तो पढ़ना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। आगे है, वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के स्रोत भी है। ये जो वन होते हैं केवल पर्यावरण को संतुलित ही नहीं करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन नहीं करते हैं, साथ ही साथ आजीविका के स्रोत भी है। आजीविका यानी कि जिस तरीके से हम कमा करके अपने परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आजीविका। बंजर भूमि यानी कि वे भूमि जिसमें खेती न किया जाए, एवं गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि,
लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पथरीली चट्टानें, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि, बंजर हैं, तो इस भूमि पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग करता है। आज अगर मिट्टी का कटाव, मिट्टी की बर्बादी हो रही है, तो इसके पीछे हम मानव हैं। अधिक से अधिक अधिवास बना रहे हैं, यानी घर बना रहे हैं, रेल, सड़क, पता नहीं क्या क्या लाइनें तैयार कर रहे हैं, उद्योग धंधों की स्थापना, तो सब पेड़ों को ही तो काट करके तैयार किया जाता है। पेड़ों की कहीं ना कहीं तो कमी होती है, उन्हीं में ये तो सारा चीज बनता है ना। एवं इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ने लगी। तो आई होप कि आप लोग आज का क्लास समझ पाए हो, और फिर अगले पार्ट में, पार्ट 12 में फिर से हम पढ़ेंगे भू क्षरण एवं भू संरक्षण। भू क्षरण यानी कि मिट्टी का कटाव, और भू संरक्षण यानी कि मिट्टी को बचाना। तो ये टॉपिक हमारा अगली क्लास का होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना लगे तो डिसलाइक करें। चैनल पे नए हैं, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको प्रतिदिन कुछ सीखने को मिलता है, तो आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें। ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो बस आज के क्लास इतना ही है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।